गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पीपीटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। 11 मार्च वार सोमवार, बने रहे हमारे साथ। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। इसी के साथ करते हैं खबरों की शुरुआत फटाफट। जाने दुनिया के इतिहास में क्यों खास है 11 मार्च का दिन। 11 मार्च को अलग अलग साल में दुनिया भर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें इतिहास में दर्ज किया गया। इनके बारे में आज भी दुनिया याद करती है। तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी ने 42 लोकसभा सीटों के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। आसनसोल से टीएमसी की लोकसभा सीट के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा होंगे। वहीं आपको बता दें कि कृष्णानगर से टीएमसी की लोकसभा सीट की उम्मीदवार महुआ मोइत्रा होंगी। आज आजमगढ़ में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी की 42,000 करोड़ की देंगे सौगात। किसान आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको आंदोलन किया। गाजियाबाद में आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। पीएम मोदी आज वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। इस्लामाबाद, इमरान खान ने आज पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। अब खबर विस्तार से। अरुण गोयल, लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शनिवार को देर शाम पंजाब काडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा ऐसे वक्त हुआ है जब देश में लोकसभा चुनाव सिर पर है और उनके कार्यकाल के खत्म होने में अभी 3 साल बाकी है। अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार अरुण गोयल के इस्तीफे से जितना चौंकाया उतना ही नवंबर 2022 में अचानक हुई उनकी नियुक्ति ने भी चौंकाया था। उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। बता दें कि बतौर आईएएस अधिकारी 37 साल तक काम करने के बाद अरुण गोयल 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन इससे महीना भर पहले 18 नवंबर 2022 को उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। इसके बाद एक दिन 19 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति ने उन्हें चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिया। 15 मई 2022 से खाली पड़े इस पद पर नियुक्ति के 2 दिन बाद अरुण गोयल ने 21 नवंबर 2022 को कार्यभार संभाल लिया था। 2022 में जिस वक्त अरुण गोयल की नियुक्ति हुई उस वक्त सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के बापटला में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। रेल रोको, पंजाब से हरियाणा तक किसानों का आज चक्का जाम। 4 घंटे के लिए रोका रेल। 6 मार्च को दिल्ली की ओर मार्च से फिर शुरू करने वाले किसान रविवार को देशव्यापी रेल रोको आंदोलन करने के लिए तैयार थे। किसान ने रविवार को 4 घंटे के लिए देशव्यापी रेल रोको आंदोलन किया। रेल रोको विरोध दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चला। देश के कई राज्यों में किसान इस समय आंदोलनरत हैं। दिल्ली चलो मार्च से टलने के बाद आज किसान एक बार फिर से सड़क पर उतरेंगे। 6 मार्च को दिल्ली की ओर मार्च फिर शुरू करने वाले किसान रविवार को 4 घंटे के लिए देशव्यापी रेल रोको आंदोलन किया। रेल रोको विरोध दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच में हुआ। हिंदुस्तान एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रव्यापी रेल रोको आंदोलन हरियाणा और पंजाब में लगभग 60 स्थानों पर सैकड़ों किसान विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और ट्रेनों में कुछ व्यवधान पैदा होने की संभावना है। किसान मजदूर मोर्चे के नेता सरवंत सिंह पटेल ने शनिवार को कहा कि रेल रोको विरोध के दौरान सैकड़ों किसान फिरोजपुर, अमृतसर, रूपनगर, गुरदासपुर जिला सहित पंजाब के कई स्थानों पर रेलवे पटरियों पर बैठेंगे। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा, भारत किसान यूनियन दकोदा, धनेर और क्रांतिकारी किसान यूनियन किसानों के संगठन जो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है भी रेल रोको आंदोलन में भाग लेंगे। रेल रोको विरोध प्रदर्शन से पहले सभी सीमाओं पर सुरक्षा की
सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अंबाला में धारा 144 लागू। हरियाणा में अधिकारियों ने बड़ी गड़बड़ी से बचने के लिए रविवार को अंबाला जिले में धारा 144 लागू कर दी गई थी। राज्य में तनावग्रस्त इलाकों में भी पुलिस की तैनाती की गई है। विरोध प्रदर्शन से 8 शहरों के बीच और राज्य ट्रेन शेड्यूल प्रभावित होने की भी संभावना रही। पिछले महीने किसानों के पटरियों पर धरना देने के कारण दिल्ली अमृतसर मार्ग पर कई ट्रेनें देरी से चली। रेल रोको विरोध का आह्वान करने वाले किसान नेता सरवंत सिंह पंडेर और जगजीत सिंह डलेलवाल ने कहा कि किसान मौजूदा विरोध जगहों पर अपना आंदोलन तब तक तेज रखेंगे जब तक केंद्र उनकी मांगे पूरी नहीं कर लेता। MH370 10 साल पहले लापता हुआ था मलेशियाई विमान। पीड़ित परिवारों को किस बात की आस? जानकारी के लिए आपको बता दें कि ली एरियू को पिछले 1 दशक से 2 शब्द परेशान कर रहे हैं। संपर्क टूट गया। ये 3 शब्द मलेशिया एयरलाइंस ने उन्हें तब कहे थे जब फ्लाइट MH370 लापता हो गई थी। इस विमान में ली के बेटे यालिन भी यात्रा कर रहे थे। ली कहते हैं कि सालों से मैं पूछ रहा हूं कि संपर्क टूट गया से आपका आशय क्या है। मुझे ऐसा लगता है यदि आपका किसी से संपर्क टूट जाता है तो आपको उनसे फिर से जुड़ने में सक्षम होना चाहिए। ली एरियू ने जानकारी देते हुए ये भी बताया है लियूरी और उनकी पत्नी लियू सुपापेंग विजेंग दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक गांव में रहते और खेती बाड़ी करते हैं। इस दंपति ने यह समझने के लिए काफी संघर्ष किया है कि MH370 का लापता होना विमान इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से कैसे एक बन गया। यूरोप अपनी गिरती प्रजनन दर को कैसे दोबारा बढ़ा सकता है? दुनिया जहान में इस साल यूरोप में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यह बदलाव दिखाई दे रहा है यूरोपीय देशों में शिशुओं की संख्या में। पिछले साल फ्रांस में 6,78,000 बच्चों का जन्म हुआ। दूसरे महायुद्ध के बाद से पहली बार देश में एक साल में इतने कम बच्चे पैदा हुए हैं। देश में घटती जन्म दर की समस्या केवल फ्रांस में ही नहीं बल्कि इटली, स्पेन और पुर्तगाल में भी है, जहां दशकों से जन्म दर घटती जा रही है। आपको यह भी बता दें कि यूरोप के कई अन्य देशों में भी जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट आ रही है। वहां की सरकारों को चिंता है कि अगर इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो भविष्य में अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखना मुश्किल हो जाएगा। कई यूरोपीय देशों की आबादी बूढ़ी हो रही है। इस समस्या को सुलझाने के लिए यूरोपीय सरकारों ने आबादी बढ़ाने के लिए अरबों यूरो का निवेश भी किया है, लेकिन अभी तक उसका कोई फल नजर नहीं आ रहा क्योंकि स्थिति में कोई खास फर्क नहीं आया। इस सप्ताह हम दुनिया जहान में यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यूरोप अपनी गिरती प्रजनन दर को दोबारा बढ़ा सकता है। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर हुआ था लीक। 2.5 साल बाद कैसे खुला राज। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को 6 मार्च को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG को 6 दिन की रिमांड मिली है। प्रदेश में पहली बार है जब ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग ले रहे अभियुक्तों को फर्जी तरीके से नौकरी लगने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आपको यह भी बता दें कि ये परीक्षा सितंबर 2021 में हुई थी। जो जांच एजेंसी थी SOG ने 3 मार्च 2024 को 40 अभियुक्तों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर 5 मार्च को 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर समेत 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। पश्चिमी बंगाल TMC अकेले लड़ेगी लोकसभा चुनाव। सभी 42 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। मिमी चक्रवर्ती समेत 7 सांसदों को टिकट नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता गावनी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। छत्तीसगढ़ की सभी विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना की रविवार से शुरुआत हो गई। हिसार के लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे बजेंद्र सिंह ने रविवार को बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया।
कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया, राज्य के पूर्व मंत्री और विधायकों समेत कई बड़े नेताओं ने रविवार को बीजेपी ज्वाइन कर लिया। राजस्थान से आम आदमी पार्टी ने ओडिशा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव का लड़ने का ऐलान किया है। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोजोवा 21वीं मिस वर्ल्ड चुनी गई है। सिनी शेट्टी इस प्रतियोगिता में 7वें स्थान पर रही। लोकसभा चुनाव के लिए डीएम और कांग्रेस के बीच सीटों की साझेदारी पूरी हो गई। तमिलनाडु में कांग्रेस को 39 में से 9 सीटें और पुडुचेरी में 1 सीट मिली है। पश्चिम बंगाल की बहरमपुर सीट से यूसुफ पठान को टीएमसी का टिकट देने पर क्या बोले अधीर रंजन चौधरी। पश्चिम बंगाल में अलग चुनाव लड़ने के फैसले के साथ सभी 42 लोकसभा सीटों पर टीएमसी ने उम्मीदवारों की घोषणा की है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के गढ़ बहरमपुर से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है। यूसुफ पठान ने इसके लिए ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया और कहा है कि टीएमसी परिवार में मेरा शामिल करने और संसद में लोगों की आवाज बनने की जिम्मेदारी मुझे सौंपने के लिए मैं ममता बनर्जी का आभार प्रकट करता हूं। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के इस फैसले पर सवाल खड़े किए और बाहरी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर टीएमसी यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहती थी तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनवाकर भेजती। उसमें भी बाहर के लोगों को राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। अगर ममता बनर्जी की यूसुफ पठान के बारे में अच्छी सोच होती तो गुजरात गठबंधन से 1 सीट की मांग कर लेती, लेकिन उन्हें यहां इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। उन्होंने ममता बनर्जी की मंशा पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि वो खुद इंडिया गठबंधन की एक प्रवक्ता के रूप में कुछ दिन पहले तक जानी जाती थी और ममता बनर्जी ने खुद साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक पार्टी कम से कम उन जैसे नेता पर भरोसा न करे तो बेहतर होगा, क्योंकि जिनकी जुबान की कोई अहमियत नहीं होती, सोच में चालाकी है, उसको भरोसा न करना ही मुनासिब होगा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को डर है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे तो मोदी जी से चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो ईडी सीबीआई को घर घर भेज देंगे। उनके आदेश पर ईडी और सीबीआई टीएमसी के घर घर जाने लगे तो टीएमसी पार्टी पर खतरा मंडरा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी को नाराज न करने के लिए ही वो गठबंधन से खुद को अलग करना चाहती है। जीएन साई बाबा 10 साल जेल में रहने के बाद भारत की न्याय व्यवस्था पर क्या सोचते हैं। जेल के अधिकारियों को यह विश्वास नहीं था कि मैं कुछ वक्त तक जिंदा रह पाऊंगा, ये कहना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा का, जिन्हें साल 2014 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन पर माओवादी संगठनों के साथ संबंध रखने का आरोप भी लगाया गया था। साल 2017 में उन्हें दोषी करार देते हुए अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन 14 अक्टूबर 2022 को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने जीएन साई बाबा को रिहा कर दिया था। 24 घंटे के अंदर ही 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बेला त्रिवेदी की विशेष बेंच ने हाई कोर्ट के फैसलों को पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि साई बाबा समेत अन्य अभियुक्त राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ बेहद गंभीर अपराध के दोषी है। आसिफ अली जरदारी जिला काउंसिलर का चुनाव हारने से दूसरी बार पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनने तक उनका जो सफर है, आइए जानते हैं। राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तारिक अजीज ने मुझे बताया कि वह तारिक पिछले 4 दिनों के दौरान आसिफ जरदारी से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। विकिलीक्स की ओर से उजागर किए जाने वाले कूटनीतिज्ञ दस्तावेजों के अनुसार यह बात अमेरिकी राजदूत एन पीटरसन ने 16 फरवरी 2008 को अमेरिकी सरकार को भेजे अपने पत्र में लिखी थी। ध्यान रहे कि पाकिस्तान में आम चुनाव 18 फरवरी 2008 को होने थे। विकिलीक्स की ओर से उजागर दस्तावेजों के अनुसार इस चुनाव से पहले आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के सलाहकार
सलाहकार तारिक के साथ चर्चा की थी। पीपुल्स पार्टी चुनाव जीत गई तो प्रधानमंत्री बनाया जाए। उन दस्तावेजों के अनुसार तारिक अजीज और उस समय में आईएसआई प्रमुख जनरल नदीम ताज आसिफ जरदारी को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वह प्रधानमंत्री न बने और पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मखदूम अमीन फहीम इसके लिए समर्थन करें। एन पीटरसन की ओर से 7 फरवरी 2008 को लिखे गए एक और पत्र के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तारिक अजीज ने उन्हें बताया कि राष्ट्रपति मुशर्रफ ने आसिफ जरदारी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव को सख्ती से ठुकरा दिया है। उत्तर कोरिया चीन से लगी सीमा को किम जोंग उन तेजी से सील क्यों कर रहे हैं? उत्तर कोरिया के बारे में आपको जानकारी देने की उत्तर कोरिया ने चीन से लगी अपनी सीमा पर इस तरह की बाड़ लगाई है। उत्तर कोरिया ने कोविड-19 के समय इस्तेमाल चीन के साथ लगी अपनी उत्तरी सीमा को सील करने में किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि उत्तर कोरिया में लोगों पर दमन बढ़ रहा है। चीन और उत्तर कोरिया के बीच लोगों का आना जाना काफी कम हो गया है। इसके साथ ही चीन के साथ उत्तर कोरिया का व्यापार भी घट गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से कहा है कि वे उत्तर कोरिया के अलग थलग पड़ने और वहां बढ़ रहे मानवीय संकट को खत्म करने में मदद करें। हाल के दिनों में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सीमा की सुरक्षा को बड़ी सख्ती से लागू किया है। सीमा पर लोगों की आवाजाही बंद करने के लिए उन्होंने कोविड-19 के दौर का इस्तेमाल किया था। हालांकि कुछ महीने पहले इसे दोबारा खोला गया था ताकि चीन के साथ कारोबार को बढ़ाया जा सके। इस साल यूरोप में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। यह बदलाव दिखाई दे रहा है। यूरोपीय देशों में शिशुओं की जो संख्या है वो पिछले साल फ्रांस में 6,78,000 बच्चों का जन्म हुआ था। दूसरे महायुद्ध के बाद पहली बार देश में एक साल में इतने कम बच्चे पैदा हुए हैं। देश में घटती जन्म दर की समस्या केवल फ्रांस में नहीं बल्कि इटली, स्पेन और पुर्तगाल में भी है, जहां दशकों से जन्म दर घटती जा रही है। यूरोप के कई देशों में भी जन्म दर में गिरावट आ रही है। यहाँ की सरकारों को चिंता है अगर समस्या का हल नहीं निकाला गया तो भविष्य में अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखना मुश्किल हो जाएगा। ममता बनर्जी ने राज्य की सभी 42 सीटों से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार उतार कर ये साफ कर दिया कि गैर बीजेपी दलों से उसका कोई तालमेल नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन क्यों नहीं? विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में कांग्रेस और तृणमूल के दोनों शामिल है। माना जा रहा था कि दोनों दल मिलकर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दोनों दलों के बीच सीटों का तालमेल नहीं हो पाया, जबकि अगले सप्ताह लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं थी, जबकि कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि तृणमूल 2 से ज्यादा सीटों पर मान जाएगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश तो आखिरी वक्त तक ये कहते रहे कि सीटवा कांग्रेस के साथ बातचीत का रास्ता अभी खुला हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें देने के लिए इसलिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसे मुस्लिम वोटों में बंटने के डर है। मुस्लिम समुदाय दोनों पार्टियों के परंपरागत वोटर रहा है। मीडिया की खबरों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस का कहना था कि सीटों के बंटवारे का आधार 2019 लोकसभा चुनाव और 2021 पश्चिमी बंगाल विधानसभा सीट में पार्टियों का प्रदर्शन होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि कांग्रेस में राज्य में 5% से कम वोट मिले हैं। क्यों बनाया यूसुफ पठान को उम्मीदवार? यूसुफ पठान अपने भाई इरफान पठान के साथ बहरमपुर लोकसभा सीट मुर्शिदाबाद जिले में पड़ती है। ये मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ लगभग 52% आबादी मुस्लिमों की है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी 1999 से ही यहाँ के लोकसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी में 36 का आंकड़ा है।
माना जाता है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच गठबंधन न होने के लिए अधीर रंजन ही जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। हाल ही में अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के खिलाफ कई भड़काऊ बयान भी दिए थे। वो राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी को हरवाने के लिए ममता ने यूसुफ पठान पर दांव लगाया है। यूसुफ पठान गुजरात के रहने वाले हैं। उन्होंने लंबे समय तक भारत की राष्ट्रीय टीम के लिए खेला है। वो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल चुके हैं। उनके भाई इरफान पठान भी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं। एनिमल फिल्म्स जब रिलीज हुई तो रणबीर कपूर के लुक की काफी चर्चा हुई, लेकिन रणबीर कपूर के बाल पूरी तरह से असली नहीं थे। उन्होंने अपने बालों को आर्टिफिशियल हेयर एक्सटेंशन लगवाया था। रणबीर सिंह भी पनामत फिल्म में अपने लुक के साथ ऐसा प्रयोग कर चुके हैं। हॉलीवुड में अपने लुक के साथ प्रयोग करने वालों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन इस तरह की लुक पीछे जिनकी मेहनत होती है, क्या आप उनको जानते हैं? इसमें कितना खर्च आता है और कितना समय लगता है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए पीपीटी न्यूज मलाड पहुंचा। सुरेंद्र नेचुरल हेयर स्टाइल बीते सालों से आर्टिफिशियल लुक के लिए काम कर रहे हैं और जब बॉम्बे में मेरे को उनसे मिलने का मौका मिला था तो उन्होंने काफी बातें हमारे साथ शेयर भी की थी। क्योंकि जो कार्य करने वाले होते हैं, एक डायरेक्टर निर्देशक से ज्यादा जो लुक को देता है उसका भी उतना ही काम होता है, क्योंकि लुक के पीछे इतिहास को उठाना पड़ता है। इसलिए जो लुक को लेकर काफी काम करना पड़ता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिएगा पीपीटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अपने छोटे भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो उसमें भी आपका स्वागत है। अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिएगा।